अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सिंध हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आया। चोलिस्तान डेजर्ट के लिए जो 6 नहरों के मंसूबे की वफाकी हुकूमत की तरफ से मंजूरी दी गई थी, अब उस मंसूबे पर काम रोकना पड़ेगा क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। इरसा के उस सर्टिफिकेट के ख़िलाफ़ जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, जिस सर्टिफिकेट में कहा गया था कि इन नहरों के लिए पानी वाफर मिकदार में दस्तयाब है। सिंध के अंदर भी बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध में हुकूमती जमात है, उसकी तरफ से भी वफाक से बार बार कहा जा रहा था कि नहरों पर काम रोका जाए। और एक तनाज़ा ये था कि सदर आसिफ अली जरदारी, जिनका ताल्लुक सिंध से है, पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने किसी सरकारी मीटिंग में इन नहरों के मंसूबे के हवाले से हामी भरी थी और उन मिनट्स में भी कहा गया था कि इन नहरों की मंजूरी दी गई। मगर पानी एक ज़िंदगी है और पाकिस्तान का जो इंडस रिवर है, दरिया सिंध जिसको हम कहते हैं, उस पे सिंध के अवाम बहुत हैवी डिपेंडेंट हैं। और इसीलिए जो पानी की तकसीम के हवाले से या पानी के बहाव या दरियाओं के हवाले से जो एक अथॉरिटी का क़याम 1992 में नवाज शरीफ के दौर में लाया गया था, उस अथॉरिटी के जो अरकान थे 4 सूबों के और एक वफाक का नुमाइंदा, उनकी तैनाती पर 2014 में भी सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था। और 2002 में जनरल मुशर्रफ के दौर में जब कहत की सी सूरत हाल थी, ख़ास तौर पर सिंध में, तो ये हुकूमत के एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए फ़ैसला किया गया था कि जो इंडस रिवर अथॉरिटी है, जो पाकिस्तान में जो दरिया सिंध के पानी के बहाव की निगरानी करती है और उसके पानी की तकसीम का फ़ैसले करती हैं, तो उस अथॉरिटी का जो वफाकी जो नुमाइंदा होगा, 5 नुमाइंदों में से 4 सूबों का और एक वफाक का, वफाकी नुमाइंदा सिंध से लिया जाएगा क्योंकि सिंध जो है उसके ज़्यादा स्टेक्स हैं इंडस रिवर के हवाले से। तो 2002 के जनरल मुशर्रफ दौर के उस फैसले पे बज़ाहिर 2014 में अमल दरामद नहीं हुआ और वफाक का जो नुमाइंदा था वो नहीं लगाया गया। तो सिंध हाई कोर्ट में रिट दरख्वास्त दायर की गई। बैरिस्टर ज़मीर घुमरू थे उस वक्त भी, और उस वक्त भी सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि वफाक जो है वो सिंध से नुमाइंदा लगाए, जिसके खिलाफ वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की अपील डिसमिस हुई थी। तो आज एक बार फिर एहतजाज है और तनाज़ा ये पैदा हुआ है कि ये वाफर मकदार में पानी की दस्तयाबी का जो सर्टिफिकेट मौजूदा इरसा की अथॉरिटी ने जारी किया है, वो आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं। और एक दफ़ा फिर बैरिस्टर ज़मीर घुमरू सिंध हाई कोर्ट में गए थे और पिछले हफ्ते नोटिस जारी हुए और आज स्टे ऑर्डर जारी हो गया है उस सर्टिफिकेट के ख़िलाफ़ कि जिसके मुताबिक जो नहरों के लिए पानी है वो वाफर मकदार में दस्तयाब है। यह सर्टिफिकेट दिया था इरसा की अथॉरिटी ने और अब इस स्टे ऑर्डर के बाद इन नहरों का मंसूबे पे काम रोक दिया गया है। तो इंडस रिवर के हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं मुल्क के मारूफ कानूनदान, साबिक़ वज़ीर कानून, साबिक़ सेनेटर जनाब एतज़ाज़ एहसन साहब। और एतज़ाज़ एहसन साहब से बेहतर इंडस रिवर के हवाले से या इंडस सिविलाइजेशन के हवाले से कौन जानता है। उनकी एक बड़ी मशहूर किताब भी है इंडस सागा, जिसमें इंडस रिवर और इंडस सिविलाइजेशन की जो रूट्स हैं, पाकिस्तान की तहरीक जो आज़ादी है या तहरीक पाकिस्तान है, उनकी रूट्स को भी इंडस सिविलाइजेशन में तलाश किया गया है। तो बैरिस्टर एतज़ाज़ एहसन साहब, पहले तो सिंध हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, इससे नहरों का जो प्रोजेक्ट है वो तो बज़ाहिर रुक जाएगा। आप कैसे देखते हैं सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले को? सिंध हाई कोर्ट का ये फ़ैसला बज़ाहिर तो अभी हमारे पास उसके डिटेल्स नहीं आए, मदरजात नहीं आए, लेकिन ये लगता तो बिल्कुल दुरुस्त है। और इसमें अगर ये एश्योरेंस दी गई थी कि 5वां मेंबर जो है वफाक का वो सिंध से होगा, तो ये एक मौजूद सी बात थी, उस पर रीज़न ऑर्डर पास किया होगा। अब देखना ये है कि क्या रीज़न्स दिए हैं इन्होंने, जो कि सेक्शन 24A एक अमेंडमेंट थी जो जिस तरमीम थी 1999 के एक्ट में। 1999 के एक्ट में जो इंटरप्रिटेशन से मुतालिक एक्ट है,
उसमें 24A ऐड किया गया था। यानी आप बात कर रहे हैं 1999 में जो कवानीन की तशरीह के मतलब जो असूल वज़ा किए गए थे कि किसी भी कानून की तशरीह, तो उसके अंदर एक तरमीम की गई थी 24A। जी 24A उसमें तरमीम की गई थी। और 24A सिर्फ मतलब है इस से मुतल्लिक नहीं था इरसा या इरिगेशन, ओवरऑल किसी भी कानून की तशरीह करने के लिए ज़रूरी होगा या किसी भी कानून के तहत जायज़ बाजवाज़ फ़ैसला देने के लिए, सस्टेनेबल फ़ैसला देने के लिए ज़रूरी होगा कि वो कानून जो है उसकी वो जो ऑर्डर है उसमें बाकायदा दलाइल दिए जाएं, वजूहात बताई जाए। कोई भी सरकारी हुक्मनामा किसी कानून के तहत जो जारी होगा उसमें वजूहात भी बताई जाएंगी, रीजंस देने लाजमी होंगे। हाँ, उसको कहते हैं स्पीकिंग ऑर्डर। तो इसका इरसा एक्ट से क्या ताल्लुक हुआ कि 2002 में कोई ऐसा हुक्म जारी हुआ था इंडस रिवर अथॉरिटी के तरफ से या उसके हवाले से? नहीं, वो ऑर्डर तो हम देख सकते हैं 2002 लेकिन उस ऑर्डर पे जजमेंट क्या आई है वो हमारे पास नहीं है। अच्छा, मैं वजाहत कर दूं कि 2002 में सर जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने जो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था उसमें ये फैसला हुआ था कि इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जो है, जो इरसा है, उसका जो वफाक का नुमाइंदा है वो भी सिंध से लिया जाएगा। यानी एक तो सिंध का अपना होगा, दूसरा वफाक का नुमाइंदा भी सिंध से, यानी 5 मेंबरान में से 2 जो हैं वो सिंध से होंगे, क्योंकि सिंध जो है वो इंडस रिवर पे ज़्यादा हक रखता है या ज़्यादा उसके स्टेक्स हैं। नहीं, हक रखने की बात तो नहीं है, हक सब का बराबर है चारों भाइयों का। उनकी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड यूसेज है उसकी, ठीक है। उसमें वो मैनग्रोव फॉरेस्ट भी हैं जो आज कल आपको क्लीन एनवायरनमेंट के पॉइंट्स लेके देते हैं। जितने ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट होंगे उतना ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे अंडर द क्लाइमेट रजीम, और उससे उतना ज़्यादा आपको रियायतें मिलेंगी एक्सपोर्ट्स की, इंपोर्ट्स की। तो इस वजह से 2002 का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया था कि सिंध के 2 नुमाइंदे हो जाएंगे, एक विफाक का भी सिंध से ही होगा। उस पर फिर अमल नहीं हुआ, तो उसमें मतलब है रीजंस दिए होंगे ना क्यों। अब इन हाई कोर्ट के सामने आके जो भी मुखालफत करेगा इस रेट की, कोई करेगा या नहीं करेगा, तो वो तो यही लाएगा कि जी वो रीजन ऑर्डर था, उसमें गुड रीजंस थे या नहीं थे रीजंस। तो इसलिए हमने जो हम पे ज़रूरी नहीं था कि हम सिंध से ही बंदा, लेकिन अब जो नया ऑर्डर है इसके भी वजूहात देनी पड़ेंगी। लेकिन सिंध में मैं आपको ये अर्ज़ करना चाह रहा था, कॉम्प्लिकेशन जो ज़्यादा उनका ज़्यादा रिलायंस है मुख्तलिफ अनवा जो सूरत हाल है उस पर। मसलन उनकी लिए ज़रूरी है कि वो वाटर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ना हो, उसको जगह जगह रुकावट ना लगे, और वो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी ऐसी हो जिसमें पल्ला मच्छी चल सके। अगर पल्ला मच्छी ख़त्म होनी शुरू हो जाए, गाय बगाए रुकावटों से रेत बैठती जाए और वहाँ कम रेत वाला पानी पहुँचे, तो पल्ला मच्छी उनके लिए, सिंधियों के लिए ऐसे है जैसा हमारे लिए पंजाबियों के लिए मुर्गी है। अच्छा, एक स्टेपल फूड है। तो वो बड़ा उनका नुकसान है। दूसरा वो कहते हैं कि जब आप नहरें निकालते हैं और पंजाब में दे देते हैं तो सीपेज जो होती है और जो ज़रखेज़ी होती है उनकी वो कम हो जाती है, उनकी सिंध की ज़मीनों की। अच्छा, तो ये दूसरा है, वो जो मिनरल्स आती हैं पानी के साथ वो सारी पहले ही निकल जाती है। ब्लाइंड डॉल्फिन का भी मसला है, और फिर मसला है सी एनक्रोचमेंट का। पानी जब कम हो जाता है तो सी एनक्रोचमेंट होती है। अब ये कहते हैं पंजाब वाले कहते सुने गए, मैंने बैरिस्टर अकील को सुना था, वो कह रहे थे कि हम दरियाए सिंध से नहर नहीं निकाल रहे, कोई नहर नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे हैं दरियाए झेलम और चनाब से, इन 2 दरियाओं से निकाल रहे हैं। अब सवाल तो यही होता है, मैं एक पंजाबी होकर बात कर रहा हूँ, सवाल तो यही होता है कि दरियाए झेलम का और दरियाए सतलज का, झेलम और चनाब का जो इजाफी पानी है जिसमें से ही पानी निकलना है वो किधर जाता है? वो दरियाए सिंध में जाता है।
पानीनद पे के मकाम पे पंजाब में, और फिर पंजाब से वो दरियाए सिंध एक ही बन के जाता है, बिल्कुल। चनाब का भी, जेलम का भी और सिंध का भी, वो एक बन के जाता है। और वहाँ फ्लड टाइम्स में 14-14 मील ब्रॉड होता है वो उसका जो उसकी सतह है। अब वो 14 मील से अगर उसमें से पंजाब के आप चनाब से और जेलम से ही ले लें पानी, तो वो कम हो जाएगा। तो ये कहना कि हम सिंध से नहीं निकाल रहे, हम चनाब और जेलम से निकाल रहे हैं। बहरहाल वापस आते हैं 2002 में जो जनरल मुशर्रफ ने पॉलिसी डिसीजन लिया था, उसको 2014 में सिंध हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया और कहा कि वफाक का जो नुमाइंदा इरसा में है वो सिंध से ही लगाया जाए, मगर फिर भी हुकूमत ने नहीं ऐसा किया। और अब जो रिट दरख्वास्त बैरिस्टर ज़मीर घुमरो ने दायर की और 2014 में भी यही दरख्वास्त गुजार थे, तो उसके ऊपर आज सिंध हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर जारी की है उसका थोड़ा सा हमने बैरिस्टर ज़मीर घुमरो से भी रब्ता किया और उनसे यही सवाल किया कि आखिर अब जो स्टे ऑर्डर आया है सिंध हाई कोर्ट से, ये कौन सी दरख्वास्त पे आया है, उस दरख्वास्त में था क्या। तो बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब भी हमारे साथ हैं। जी ज़मीर घुमरो साहब, ये क्या दरख्वास्त में आपने इस्तदा क्या की थी? फेडरल गवर्नमेंट ने निकाला कि इरसा का जो फेडरल, ये मैंने सिंध हाई कोर्ट में ये पिटीशन दाखिल की थी 2014 में कि इरसा का जो फेडरल मेंबर है, इरसा में 5 मेंबर होते हैं, एक सूबे का एक होता है, एक फेडरल गवर्नमेंट का। 2000 में नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट ने निकाला कि इरसा का जो फेडरल मेंबर होगा वो सिंध से होगा, क्योंकि सिंध की जो है वो जो पानी का हिस्सा है उसके हिसाब से उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट कम है। तो 2014 से फेडरल गवर्नमेंट ने इरसा का फेडरल मेंबर सिंध से मुकर्रर करना डिसकंटिन्यू कर दिया। मैं सिंध हाई कोर्ट में चला गया, पिटीशन दाखिल की और सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जो है इरसा का फेडरल मेंबर उसको सिंध से मुकर्रर किया जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में उसको प्रोटेक्शन हासिल है 17th अमेंडमेंट में। तो वो फेडरल गवर्नमेंट उस ऑर्डर के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन डिसमिस कर दी। तो इस वजह से मौजूदा सूरत हाल में मैंने पिटीशन दाखिल की कि इरसा का जो फेडरल मेंबर है असजद इम्तियाज अली वो गैर कानूनी बैठा हुआ है। और जब इरसा की कंपोजिशन गैर कानूनी थी तो 25 जनवरी 2024 को केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान जो इरसा ने वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया वो भी गैर कानूनी था, जिसकी बुनियाद पर एक कैनाल बनाए जा रहे हैं। तो आज कोर्ट ने ये हुक्म सादर किया कि ऑन द बेसिस ऑफ इरसास वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट नो फर्दर स्टेप्स शैल बी टेकन, जिसका मतलब ये है कि कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं होगी, क्योंकि एक न एक भी तब मंजूरी देती है कैनाल्स की या किसी स्कीम की जो 10 अरब से ज्यादा होती है जब इरसा से सर्टिफिकेट आ जाता है। और वो एक ने ये कहा था, क्योंकि सिंध हुकूमत ने कैनाल्स के बारे में सीसीआई में अपील दाखिल कर दी है, ऑब्जेक्शन दाखिल कर दिए, इस वजह से एक ने भी वो मंजूरी नहीं दी थी कैनाल्स की। तो इस हवाले से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही थी उस पे सिंध के अवाम में बड़ा जो है वो वो एतराज था सिंध के अवाम में, बिल्कुल जो है वो बड़े कंसर्न से कि ये कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम को बाईपास करके फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, तो उसके खिलाफ सिंध में बड़ी तहरीक चल रही है। तो उस सिलसिले में जो है वो ये आज कोर्ट का हुक्म जो है बड़ी मायने रखता है कि ये पानी की जो लीगल रिजीम है जो कि जाम सादिक के दौर में सिंध पर मुसल्लत की गई थी वाटर अकार्ड की सूरत में या इरसा एक्ट की सूरत में, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ात थे, उसने वोट नहीं किया था इरसा एक्ट को या वाटर अकार्ड को। तो उस सिलसिले में सिंध के अवाम को जो कंसर्न्स हैं वो ये हैं कि कैनाल्स की जो कंस्ट्रक्शन है ये गैर कानूनी है, इरसा ने जो उसकी कंपोजिशन ही गैर कानूनी है, तो उसने ये सर्टिफिकेट जो जारी किया है वो भी गैर कानूनी है। और इरसा के फेडरल मेंबर के खिलाफ मैंने पिटीशन ये दाखिल की है कि रिट ऑफ को वारंट जारी किया जाए। और सब्सिक्वेंट जो मेरी प्रेयर है वो ये है कि जो इरसा के मौजूदा मेंबर की फेडरल मेंबर की मौजूदगी में जो इरसा ने वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया है उसको भी नल एंड वाइड करार दिया जाए। तो इरसा के वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट के फर्दरेंस में कोई भी एक्शन न लेने का कोर्ट ने हुक्म दिया है। तो एतजाज हसन साहब, कोर्ट ने तो हुक्म दे दिया और अब आपके ख्याल में बज़ाहिर तो ये एक सूबे और वफाक के बीच एक डिस्प्यूट है,
तो आइन के अंदर ऐसी सिचुएशन में ये डिस्प्यूट जो है क्या हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग से रिजॉल्व हो सकता है, या आर्टिकल 184(3) जो है सुप्रीम कोर्ट, वो भी सूबों और वफाक के दरमियान इस तरह के डिस्प्यूट को ऊपर, तो अब ये मामला क्या आइनी बेंच के सामने अल्टीमेटली जाएगा, क्या होगा कानूनी तौर पे? पहली तो बात है कि ये जाएगा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बाद। अगर किसी हाई कोर्ट या किसी सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जैसा सिंध हाई कोर्ट में चला गया, तो ऐन मुमकिन है कि सिंध हाई कोर्ट भी कहे कि मुश्तरका मफाद की काउंसिल में लेके जाए। वहाँ नुमाइंदगी भी सब सूबों की है और वफाक की भी है, और वहाँ ये इशू रेज अगर होगा तो वो हो सकता है कि कोई अफाम तफहीम हो जाए, कोई ये इसमें, लेकिन इसमें जो नहरें निकालने वाली बात है वो ख़बर नहीं किसने इस हुकूमत को मशवरा दिया है या इस तरफ लगाया है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान को भी अंडरमाइन कर सकता है, ये तो फेडरेशन को अंडरमाइन कर सकता है। इतना संगीन मामला है। किसानों के लिए पानी जो है वो लाइफ, उनकी लाइफ ब्लड है, उनकी जिस तरह खून उनके जिस्मों में दौड़ता है, वो रगों में दौड़ता है, उस तरह पानी ज़राअत के खेतों में दौड़ता है, जाता है। तो वो तो सिंध का किसान तो बहुत इसका बहुत रिएक्ट करेगा, रद्द अमल करेगा। और अगर इन्होंने इसको चलाने की कोशिश की और वाकई नहरों में पानी लगा जाने की कोशिश की, वो आज का ज़माना ही बदला हुआ है, टेक्नोलॉजी बदली हुई है। पाकिस्तान में मैं आज भी कहता हूँ पानी कम नहीं है, पानी कम नहीं है। एक 100,000 एकड़ फीट ऑफ वाटर मिलियन एकड़ फीट यहाँ आता है पाकिस्तान में, और उनमें से 30% जो है वो लॉसेस में हो जाता है, तो ये सीपेज के या ये एवेपोरेशन से बुखारात बन के। इतनी लंबी नहरें हैं और वो तो ज़ाया हो जाता है। 10% चोरी भी होता है। अब उसके बाद जो रह जाता है, पाकिस्तान बड़ा वाटर स्ट्रेस्ड रहता है। अब आप इसकी बजाय टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें जो पानी सरफेस पे ही ना लाए। ये बड़ी चीप टेक्नोलॉजी है, पानी सरफेस पे आई ना कि वो बुखारात बन के, यानी वो कारेज का जो पुराना एक कारेज का एक पाइप नीचे, पाइप के जरिए नीचे, और पाइप्स में वो परफोरेशन होती है, तो नीचे ही वो पानी रहता है, और जहाँ जड़ होती है पौधे की वहाँ से वो पानी देता है। फिर ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम भी, ड्रिप इरिगेशन का चलो फिर ज़रा महंगा है, ये तो बहुत बजाय ये कि नहर निकालें और नहर पे बुलडोजर्स लगे हुए हो और नफरी बंदों की लगी हो, और फिर उन्हें मेंटेन करना जो है, कोई कहता है जी फौजियों के बंदे लगे होंगे, फौजियों को इधर लगा देंगे। तो फौजियों को वो लगा सकते हैं क्योंकि उनका जर्नैल किसी का जोर वो मातहत है, लेकिन इससे जो एक शक व शुबा फैलेगा सूबों में, और सिंधी किसान अगर निकल आया और उसने ब्लॉक कर दी सारी रोड, और पंजाब को उसने बिल्कुल लैंड लॉक कर दिया, तो किसका फ़ायदा होगा? अच्छा बैरिस्टर साहब, फिर ये एक इल्ज़ाम ये है, एक तासुर ये है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दोनों तरफ खेल रही है। पहले सदर जरदारी साहब ने इस कनाल के प्रोजेक्ट्स को ओके किया एक मीटिंग में, और अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये हम इसके प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ हैं। तो पीपल पार्टी की जो पोजीशन है वो कितनी जेन्युइन है? मेरी इत्तला के मुताबिक प्रेसिडेंट जरदारी ने ओके नहीं किया, वो उस मीटिंग में प्रिजाइड कर रहे थे, क्योंकि जहाँ भी होते वो तो प्रिजाइड ही करने वाली थी। उसमें कोई किसी के दस्तखत नहीं है, जो उसके एक इनफॉर्मल मीटिंग्स हमारी कई होती हैं, उस किस्म की मीटिंग थी जिसमें उन्होंने कोई एतराज़ ज़्यादा सुनने की बात की बजाय एतराज़ात खुद करते। पर उन्होंने अपनी कौमी असम्बली में जॉइंट हाउसेस की मीटिंग में, और फिर चेयरमैन बिलावल ने जिस ललकार के साथ ये कह दिया है कि जी बैक ऑफ करें इनसे, वो मेरा ख्याल है असल स्टैंड है पीपल्स पार्टी का, और असल वही रहेगा। और पीपल्स पार्टी बड़ी मुस्तरब है इसमें, क्योंकि सिंध की ज़रूरियात पूरी होनी हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा है, और हमारे मुल्क के लिए ये कोई फ़ायदा नहीं है कि किसान इधर के और उधर के आपस में बॉर्डर में बैठे हो, और हमारा सारा साउथ पंजाब जो है वो सफ़र करेगा। अब ये कहते हैं, बैरिस्टर अकील साहब को मैंने सुना, उन्होंने जो वफाकी
वज़ीर मुमलिकत हैं कानून के गालबन, वो कह रहे थे कि हम ये पानी सिंध से नहीं ले रहे, चनाब जेहलम से ले रहे। वो आपने बात की, वो मैंने आपसे बात की। बिल्कुल सही। लेकिन दूसरी बात जो उनके मुताबिक थी कि हम पंजाब ही का पानी ले रहे हैं और पंजाब ही में लगा रहे हैं, जितना पंजाब का हिस्सा है उसी को हिस्सा लगा रहे हैं। अब भाई साहब बात यह है कि 300-400 मील 600 मील आप एक नहर को लेके जाएंगे तो लॉसेस कितने हो गए। दूसरी मैं बात राज कर दूँ तो आपको किसने कहा है। और फिर अगर आप लेना चाहते हैं, चोलिस्तान को देना चाहते हैं पानी, और पाकिस्तान पंजाब में वैसे ही वाटर स्ट्रेस है और इस दफ़ा कम मिलना है पानी पंजाब को, सब कोई सूबों को कम बारिश होनी है, तो आप पंजाब से भी किस ज़िले से ये तो बताएं, किस ज़िले का पानी काट के, भावल नगर का, भावलपुर का, बिहारी का, मुजफ्फरगढ़ का, किसका पानी काट के उधर देंगे। वो लोग भी बड़े मुस्तरब हो जाएंगे, वो सिंध के इसलिए तो ये मालूमात अब सामने आ नहीं रही। तो सर आपके ख्याल में इसका सलूशन क्या है, और क्या SIFC के ये जो फैसले हैं इतने बड़े ग्रीन प्रोजेक्ट के हवाले से, क्या इन पे फिर अमल दरामद हो जाएगा या नहीं हो? और अगर ये प्रोजेक्ट नहीं आगे चलता तो फिर तो बेस थी सारी इस मौजूदा हुकूमत के, वो जो एक नारा था प्रॉस्पेरिटी का, वो कैसे होगा फिर? ये तो इसका मतलब है, मेरा ख्याल है ये प्रोजेक्ट तो नहीं चल सकता। ये प्रोजेक्ट तो वफाक ये कंपनी नहीं चलेगी, नहीं, ये तो वफाक को बड़ा स्ट्रेस में ले आएगा बहुत। ठीक। और किसान की बात है, किसान को आपने देखा इंडिया में किसान ने कितने धरने दिए और कितनी अरसा और कितनी अमवात हुई, 50-60 उनके मारे गए बंदे, लेकिन वो बैठे रहे और उन्होंने डिफाई किया गवर्नमेंट को। अब यहाँ तो हम ये इतना स्ट्रेस बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हमारे इंपोर्ट्स ही एक तरफ से हैं, कराची से लाहौर और ये पेशावर और सब कुछ, तो हम तो ये स्ट्रेस बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इसमें गलती जो हुई है हुक्मरानों से कि उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का SIFC को, SIFC को, जिसको मैं SIFC कहता हूँ, SIFC को उन्होंने उसका मुतबादल समझ लिया। वो मुतबादल नहीं है, आपको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाना पड़ेगा, आईनी इदारा है। हाँ, वहाँ पता लगेगा कि टेम्पर्स किस तरह है। ठीक है। वो सरहद आपको, यानी खैबर पख्तूनख्वा आपको सपोर्ट करता है कि नहीं, बलूचिस्तान आपको सपोर्ट करता है कि नहीं। बलूचिस्तान में इस खदशाए बर्बादी के उनको और ज़्यादा मिलिटेंट वो हो जाते हैं। सही है। और सिंधी में कितनी मिलिटेंसी हो जाती है, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं है। इज इट अ मेक और ब्रेक फॉर पीपल्स पार्टी आल्सो? सियासी तौर पे कितना इम्पोर्टेंट है ये? सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पीपल्स पार्टी को पंजाब और सिंध को दोनों को साथ रखना है। पीपल्स पार्टी न सिंध गवा सकती है और न पंजाब। लेकिन क्या पंजाब के अंदर कोई जोश है नहरों के इस मंसूबे के हवाले से? कोई जोश है या ये पंजाब के अवाम या किसानों की तरफ से है? ये पंजाब भी इसमें मेरा ख्याल है कोई दिलचस्पी नहीं। बेसिकली कॉर्पोरेट फार्मिंग है, जैसी दिलचस्पी नहीं ना। कॉर्पोरेट फार्मिंग ने भी बड़ा हमें एक नई सूरत हाल से दरपेश करना है। और पंजाब वाले, साउथ पंजाब में फ़िक्र है ज़रूर। ठीक है। साउथ पंजाब का पानी जो है वो उस दस्तरस में आ सकता है, ऐसी नहर की। और चोलिस्तान को बसाने के लिए एक बंजर ज़मीन जो सदियों से बंजर हो, आकड़ा दरिया यहाँ से बहता था, वो ख़त्म हो गया है, वो सूख गया, सूखा हुआ दरिया है। तो अब वो सदियों से जो बंजर ज़मीन पड़ी है, उसने पानी जिस तरह जज्ब करना है शुरू में, वो इस तरह जज्ब करेगा जिस तरह कोई स्पंज पानी में। बेशक। चलें जी, बहरहाल आपने कहा इसका हाल यही है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो एक आइनी फोरम है, वहाँ पे चारों सूबों को एतमाद में लेकर, ख़ास तौर पे सिंध को एतमाद में लेके कोई भी फ़ैसला किया जाए। अभी भी देर नहीं हुई, और अगर हम आइनी इदारों को फ़ाल नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली गैर आइनी इदारे जो हैं वो फ़ाल हो जाएंगे। बैरिस्टर इत्तेज़ाद हसन, आपका बहुत शुक्रिया। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।